तो वेलकम बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट क्लास में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टॉपिक को फिनिश कर दिया था और हमने ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे थे। तो आज की क्लास में सबसे पहले तो हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद हम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि a solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram water। तो यहाँ से जो जो डाटा अपने को मिल रहा है पहले हम वो लिखेंगे, है ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम है, ओके। वेट ऑफ सॉल्वेंट है अपने पास 90 ग्राम, ठीक है। एंड वेपर प्रेशर आपको दे रखा है 2.8 किलो पास्कल। ये किसका प्रेशर है? सॉल्यूशन का, ठीक है। थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, मैं थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें कुछ नया सीखने को मिले आपको। फिर कह रहे हैं जब मैंने उस सॉल्यूशन में ना 18 ग्राम पानी डाला तो सॉल्यूशन का नया वेपर प्रेशर होगा 2.9 किलो पास्कल। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपने को निकालना है। तो मुझे ना आपको एक चीज दे रही है कि मुझे इस क्वेश्चन में पी नॉट गिवन ही नहीं है, पी नॉट गिवन ही नहीं है ना। तो अब देखना इसको हम कैसे करेंगे। अगेन इन दिस क्वेश्चन अपने को कहीं पर भी ये नहीं दे रखा कि द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, कुछ गिवन ही नहीं है ना। तो मैं विदाउट निगलेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो इसमें दो केसेस है ना, पहला केस है जब 30 ग्राम ये सारा सामान डाला हुआ है, तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर एन बी बाय एन ए। तो पी नॉट अपने को पता नहीं है, पी एस है 2.8 किलो पास्कल। नीचे भी लिख दूं पी एस कितना है 2.8 किलो पास्कल बराबर एन बी गिवन मास सॉल्यूट 30, मोलर मास नहीं पता, एम लिख देता हूँ, ठीक है। नीचे गिवन मास सॉल्वेंट 90, मोलर मास पानी का 18 लिख देता हूँ। तो ये इक्वेशन थोड़ा सोल्व करें। तो ये तो 18 5 पे गया, ये 6 पे चला गया, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया सिंपली कि पी नॉट माइनस 2.8 किलो पास्कल अपॉन में 2.8 किलो पास्कल बराबर 6/5। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। 6/5 नहीं, 6/m, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया अपने को। सेकंड केस में इसने बोला कि 18 ग्राम ना पानी ऐड और कर दिया तो नया वेपर प्रेशर इतना हो गया। तो इन केस टू, तो अब वेट ऑफ सोलवेंट कितना, 18 ग्राम ऐड करा है ना, 108 ग्राम हो गया। सोल्यूट तो ऐड ही नहीं करा भैया जी, सोल्यूट तो भी 30 ग्राम है, ठीक है। फिर से लगाऊं और पीएस आपको दे दिया कितना 2.9 किलो पास्कल होगा। अपने को मोलर मास निकालना है, ठीक है, ध्यान से समझते जाना। तो पी नॉट माइनस 2.8 किलो पास्कल अपॉन 2 पॉइंट, ओ फिर से गड़बड़ कर दे भाई, बहुत गड़बड़ करता हूँ मैं। 2.9 किलो पास्कल अपॉन 2.9 किलो पास्कल which is equal to गिवन ऑफ सॉल्यूट 30 है, मोलर मास m है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 108 हो गया। एक सेकंड, 108 क्यों, मोलर मास सॉल्वेंट 18 है और ये 108 हो गया, ठीक है। अब तो ये जाएगा 6 पे, ये जाएगा 5 पे। तो अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गई पी नॉट माइनस 2.9 किलो पास्कल अपॉन 2.9 किलो पास्कल इज इक्वल्स टू 5 बाय मोलैलिटी। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। समझ रहे हो क्या चल रहा है। अब पता है क्या करते हैं हम, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो पी नॉट माइनस 2.9 किलो पास्कल अपॉन में 2.9 किलो पास्कल, फिर नीचे आएगा पी नॉट माइनस 2.8
किलो पास्कल, ऊपर आ जाएगा 2.8 किलो पास्कल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5/m अपॉन में 6/m, ये आ गया, m से m कैंसिल, ये से कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अपने पास भाई, पी नॉट माइनस 2.9 किलो पास्कल इंटू 2.8 अपॉन पी नॉट माइनस 2.8 किलो पास्कल अपॉन 2.9 इज इक्वल्स टू 5/6। क्वेश्चन लाइन दिए, मैं पूरा नहीं करूँगा सोल्व, ठीक है। अब पी नॉट माइनस 2.9, अब इसको ऐसे कर दूंगा मैं सीधा, देखना। ये जो 2.8 अपॉन 2.9 है ना, मैं इसको सीधा डेसिमल वो हटा दूंगा, इसका इरेजर से मैं ये हटा दूं, ऐसे और ऐसे में हटा दूं, तब मैं तो आता है आप लोगों को, सीधा मैं 28/29 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है, इसको मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं लिख देता हूँ, ये मैं पूरा नहीं करूँगा। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर पी नॉट, इस इक्वेशन से पी नॉट निकाल दिया, एंड और अपने को तो मोलर मास चाहिए ना, देन पुट वैल्यू ऑफ पी नॉट, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, इन इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। देन वी विल गेट मोलर मास। समझ गए क्या अप्रोच रखनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। कुछ ज्यादा डाटा दे भी नहीं रखा इसने, सीधा बोलते लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताना, मतलब P नॉट माइनस पी एस, दे आर आस्किंग मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन है तो एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट ही तो हो गया। और 100 डिग्री सेल्सियस में पानी का वेपर प्रेशर कितना होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। आ रही बात समझ में, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर होता है, आगे बताऊंगा भाई, जिस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर इसने लिखा ही है कि 100 डिग्री सेल्सियस, तो मैं लिख सकता हूँ सीधा 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 760 mmHg या 180 m। पी नोट भी आ गया, अपने को पी नोट माइनस पी एस बताना है, कर देंगे। देखो तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल्स टू एन बी बाई एन, पता ही है, विदाउट नेग्लेक्शन, कुछ मेंशन नहीं है ना कि सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, तो मैं तो विदाउट नेग्लेक्शन वाला ही लगाऊंगा। पी नोट है 760, पी एस बताना है, नहीं अपने को पी एस नहीं बताना, अपने को पी नोट माइनस पी एस, पर तो पी एस ही निकाल दो, इज इक्वल्स टू क्या था, मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000, ऐसे कुछ था ना, ऐसे कुछ था। तो ये इसको सोल्व करके तो पहले वो निकाल दो, पी एस -1, समझ रहे क्या करा, पी एस को दोनों के नीचे लिख दिया, मोलैलिटी 1 है, सॉल्वेंट का मोलर मास 18/1000, तो 760 बाई पी एस इज इक्वल्स टू 18/1000 प्लस 1। तो यहाँ से पी एस अगर आप निकाल लोगे ना थोड़ा सोल्व करके, मैं डायरेक्ट लेता हूँ, दिस विल बिकम 1018 बाय 18 इंटू 760, ठीक है, ये आएगा अपना। तो हाँ, पी एस हमारा आ गई ये, बट इन्होंने क्या पूछा है अपने से, इन्होंने तो पूछा है पी नोट माइनस पी एस, है ना। तो पी नोट माइनस पी एस अपने से पूछा है, तो पी नोट पुट कर दो 760 माइनस 1018
अपन में 18 इंटू 760, ठीक है। तो देखें एक बार क्या बन रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ तो कैलकुलेशन में लफड़ा कर दिया है ना, आपको भी लग रहा है क्या? मुझे लग रहा है 760 ऊपर आएगा ये डिवाइड में ले गया मैं। हाँ मतलब क्योंकि वैल्यू छोटी सी लग रही थी ना, तो हाँ मैं इसको ले जाता हूँ ऊपर, ये ठीक है, बेटर। तो यहाँ भी कर दिया मैंने सिस्टम टेस्ट इसका इंटू अब बढ़िया लग रहा है। तो सोल्व कर देते हैं, 760 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, बट फिर से लफड़ा इसमें क्या आ रहा है, कुछ तो आ रही है इसमें गड़बड़। 760 माइनस पी एस अपॉन पी एस, माइनस वन का तो प्लस वन हुआ, तो मुझे लग रहा है एलसीएम गड़बड़ कर दिया मैंने। अबे यार, देख रहे हो कैसी कैसी गलतियां हो जाती हैं। तो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पूरा शॉर्टकट के चक्कर में, पता है अब तुम मेरे से सीखना है तुम्हें, शॉर्टकट के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है बहुत। 1000, तो पी एस बाई 760 बराबर 1018, नहीं उल्टा लिखना ना, 1000/118, 1000/1018, तो पी एस बराबर आ जाएगा 1000/1018, ठीक है। तो इसलिए चाहे एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, तो पहले पूरा सोल्व कर लो, हवा में नहीं करना। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ओके हो जाएगा, ये हो जाता है कैलकुलेशन एरर तो। यहाँ पे लिख दूँ 1000, देखो यहाँ पे मुझे कैसे पता लगा मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर नेगेटिव में आ रहा था, है ना। तो 1 माइनस, अब सेट हो गया सिस्टम बिल्कुल ही, ठीक है। तो 760 सोल्व करोगे तो 18/1000, ठीक है। अब कर देते हैं फटाफट से इसे कैलकुलेटर से सॉल्व। तो 760 इंटू 18/1000, अब आ गया अपना 13.68, ठीक है। तो इसमें तो 13.68 नहीं है, तो मतलब इन्होंने अप्रोक्सीमेशन मान के कर दिया, पर हम तो एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक है। 13.6 mm, 68 mm, अच्छा जी, ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें, पता है क्या है, देखो मोल कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड हो रहा है। So when 2 gram of non-volatile hydrocarbon containing 94.4% carbon by mass is dissolved in this, तो molecular formula of the hydrocarbon आपको बताना है। तो क्या अप्रोच रखनी है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला देखो आपको ना क्या गिवन है, ध्यान से समझना। कह रहे कोई एक ना हाइड्रोकार्बन है ना, तो उस क्वेश्चन खुद ही सोल्व करना, मैं नहीं कर रहा हूँ पूरा। इस हाइड्रोकार्बन में बोल रहे कार्बन की परसेंटेज दे दी 94.4, हाइड्रोजन की बताओ कितनी आएगी, हाइड्रोकार्बन है ना, तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आ जाएगा 5.6%। तो फ्रॉम दिस डाटा आई कैन कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिंपल, ठीक है। बट हेयर इन दिस क्वेश्चन दे आस्क क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है याद है, एन इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एन क्या होता है याद है, नंबर ऑफ मोल मत कह देना, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब अब ये जो मॉलिक्यूलर मास होगा ना, ये हम तो किससे निकालेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल मास मतलब जो भी एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है ना, तो जैसे मान लो सी एच आ गया सपोज, तो उसका एम्पिरिकल मास हो जाएगा 12 + 1 13, सी का 12। तो ऐसी जो भी एम्पिरिकल मास है पुट करो, मॉलिक्यूलर मास आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालना है, निकाल लोगे ना। वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, ठीक है, तो हो जाएगा आराम से, है ना। इसको ट्राई करना, और इसका आंसर, इसका क्या जितने भी क्वेश्चन है, ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर और जो लास्ट क्वेश्चन कराया है इसका दोनों का आंसर
मुझे आप लोगों को कमेंट्स में बताना है, ठीक है। मैं चेक करूंगा कि आप लोगों ने सही भी करा है या क्या करा है। देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को हम डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा टीवी से, ठीक है। तो जैसे एक तो हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे, और जो इसका जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को निकालते हैं ना जिस भी टेक्निक से, उस टेक्निक को हम पता क्या बोलते हैं, एब्यूलियोस्कोपी। नो, एब्यूलियोस्कोपी is the technique used to determine elevation in boiling point delta degree, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाना बस अब आप लोग। अब सबसे पहला जो मैं अगर आपसे पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से समझना। कहाँ गया, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो वो टेम्परेचर है जिसपे वेपर प्रेशर जो लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को मैं कहता हूँ बॉइलिंग पॉइंट कहता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बेटर पता है क्या लिख सकते हैं, और बेटर, फिर उससे मैं एक और बढ़िया बात समझाऊंगा, एक्सटर्नल प्रेशर लिख दो, ठीक है। समझना ध्यान से, जैसे मेरे पास ना एक कंटेनर है, इसके अंदर है कोई लिक्विड, ठीक है, और ये बाहर कुछ पी एक्सटर्नल है, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है, क्या लिख दो, एटीएम लिख दूं, कुछ भी रैंडम वैल्यू लिख दे, दो एटीएम एक्सटर्नल, बाहर इसका प्रेशर है, ढक्कन बंद है। अब क्या होगा, लिक्विड, अब आपको ना इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो क्या करोगे आप, आपने क्या करा, इसको लिक्विड को हीट करना शुरू करा, और ये जो ऊपर है ना, यहाँ पे ना एक डिवाइस लगा दिया, ये मैंने लगा दिया डिवाइस, यू शेप ट्यूब, ये मरकरी भरा होता है, ठीक है। और इस डिवाइस को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, मैनोमीटर कहते हैं, मैनोमीटर, जो वेपर्स का प्रेशर डिटरमाइन करेगा। अब आप देखना, आप इस लिक्विड को हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट करो, और ऊपर वेपर्स बनेंगे, और उन वेपर्स का प्रेशर आपको ये मैनोमीटर जो है ना ये बताएगा, कैसे बताएगा वो अभी छोड़ दो, ठीक है। तो एक बार क्या लिखा आएगा इसमें कि जो मैनोमीटर जो रीडिंग शो कर रहा है, वो अगर पी एक्सटर्नल मतलब 2 एटीएम के बराबर आ जाएगी, मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वही अपना क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, समझ रहे हो, ठीक है। हीट करते जाओ, एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जब अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो बाहर के बराबर हो गया, अब रुक जाओ, तो वो जो टेम्परेचर आ गया अपना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है बच्चों। तो अब ना देखो, हम क्योंकि एडवांस ओलंपियाड लेवल तक की चीज़ें पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं ना काफ़ी टाइम से, तो अब मैं इसको ना ऐसे थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, ग्राफिकल मेथड से भी समझ सकते हैं, बेसिक बातें भी समझ सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखो एक लाइन लिखता हूँ मैं, तो होता क्या है कि ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, ठीक है, तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट
of the solution will increase कर जाता है। ठीक है, अब क्यों इंक्रीज करता है इसको मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अलग अलग मेथड से। ठीक है, तो मेथड वन, पहला मेथड जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये सारी बातें। ठीक है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल फुद्दू मेथड है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक। देखना क्या करा, अभी मैं बता रहा था ना, एक कंटेनर में एक लिक्विड भर दिया, ढक्कन पैक, इसमें पता है कि प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, और इस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको मैं लिख रहा हूँ टी नॉट बी। वो कितने तरीके से, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस। और इस 100 डिग्री सेल्सियस पर ना, इस 100 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ वेपर्स बनेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जो अंदर का वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। ये बात क्लियर कर पा रहे हैं आप लोग, है ना। अब मैंने क्या करा, इस लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कर दिया ऐड। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, कर दिया भाई साहब ऐड। अब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पता है बहुत होता है जिद्दी, बहुत ही बेकार होता है भाई। ये अंदर तो गया, घुल गया, और ये भाई साहब पता है क्या करेंगे, ये ना दिक्कत करेंगे अब सॉल्वेंट के साथ। ये आके घुल गए और इनके कुछ पार्टिकल्स ना ऐसे घुल के थोड़ा सरफेस की तरफ आ गए, सरफेस पे बैठ गए। अब फिर से तुम इसको हीट कर रहे हो। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे मैं इसको हीट कर रहा हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग चल रही है। अब पहले तो क्या था ना, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था ही नहीं, हीट करो भर भर के वेपर्स बन रहे हैं ऊपर की तरफ, तो 100 डिग्री सेल्सियस में अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर हो गया। पर अब क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा है तुमने और 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करा है, तो अब भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर बनेगा। इसको मैं लिख देता हूँ, मान लो Vp1, और ये हो गया Vp, इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो। ठीक है, तो बताओ Vp1 और Vp2 में से कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी, Vp1, क्योंकि फर्स्ट वाली कंडीशन में तो कोई भी ऐसा सॉल्यूट है नहीं जो दिक्कत कर रहा है। आ रही है समझ में, बिल्कुल प्यार से सॉल्वेंट के पार्टिकल जो हैं वो ऊपर उड़े जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं, है ना। लेकिन लेकिन जो राइट वाला केस है उसमें क्या हुआ कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, सरफेस पे आगे बैठ। ठीक है, अब सरफेस पे बैठने की वजह से अब सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नहीं जा पा रहे अच्छे से। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पहले वेपर बन रहे थे अब वो बन ही नहीं रहे, है ना, बन ही नहीं रहे वेपर। बट मुझे तो एक्सटर्नल प्रेशर जितना करना है, मेरे को तो पी एक्सटर्नल जितना वेपर प्रेशर चाहिए अगर मुझे इसे बॉईल करना है, तो मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा। तो इन दिस केस नाउ आई इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। क्यों इंक्रीज करना, सो दैट द वेपर प्रेशर become equal to P external, है ना। तो तुमने अब क्या करा, इसको फर्दर हीट करा, तो अब जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल को अचीव कर गया। इसका मतलब तुमने देखो क्या कर रखा है, तो पहले बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस, तो तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो अब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है ना, क्योंकि तुम्हें अब 100 डिग्री सेल्सियस से और ज़्यादा हीट करना पड़ रहा है ताकि जो इंटरनल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। आधी बात समझ में, देखना अब यहाँ पे मेरा बॉइलिंग पॉइंट था पहले टी नॉट बी। ठीक है, तो अब उस टी नॉट बी में क्या हुआ है, कुछ इंक्रीज हुआ है ना बॉइलिंग पॉइंट में, कुछ टेम्परेचर हमने बढ़ाया है, तब जाके वो किसके बराबर आया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के टीबी। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी किसके बराबर आ गया, टीबी माइनस टी नॉट बी के। आ रही है बात समझ में,
ठीक है। और यहाँ पे टी बी बता दिया मैंने, टी बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं। ये मैंने पहले मेथड से आपको समझा दिया कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। मेथड 2 थर्मोडायनेमिकली समझाऊंगा। थर्मोडायनेमिकली आई विल टेल यू, देखना कैसे। अब हम जानते हैं ना फॉर अ फेज चेंज, फेज चेंज के लिए जैसे कौन सा फेज चेंज, अपने को लिक्विड से वेपर में जाना है ना, लिक्विड से वेपर। तो फॉर अ फेज चेंज एंट्रोपी ऑफ वेपर, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम किसके बराबर होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन है ना, लिक्विड से वेपर में, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में टी, वेयर टी इज बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से समझना इसको, एडवांस लेवल चीजें हैं ये, होता है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर बहुत ध्यान से समझना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हमारी अजम्पशन क्या थी कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, आइडियल और डाइल्यूट भी। तो मैं आइडियल लेके चल रहा हूँ, और अगर मैं कह रहा हूँ मेरा सॉल्यूशन आइडियल है भाई साहब, तब तब सोल्यूट और सोल्यूट की इंटरेक्शन, सोलवेंट सोलवेंट की इंटरेक्शन और सोल्यूट सोलवेंट की जो इंटरेक्शन होंगी वो क्या होंगी, वो होंगी सेम। सेम ही तो होंगी, ये सारी की सारी इंटरेक्शंस मस्ट बी सेम। तो अब क्या करें भाई, अब ध्यान से समझना। तो एक छोटा सा फंडा ध्यान रखना केमिस्ट्री में कि अगर इंटरेक्शंस सेम है, इंटरेक्शंस सेम होती हैं, तो एनर्जी वाली जो चीजें हैं, एनर्जी टर्म्स भी, एनर्जी टर्म्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा काम आएगी, अभी देखना। तो मुझे अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन करना है, मैं तो बॉइलिंग पॉइंट समझ रहा हूँ ना, ज्यादा क्यों हो जाता है कम, तो टी बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन में डेल्टा एस सिस्टम। अभी ध्यान से समझ, सब समझ में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो सॉल्यूशन आइडियल है, तो ये सारी इंटरेक्शन सेम है। तो अगर मैं अब यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एंथैल्पी लिखता हूँ लेफ्ट साइड, राइट साइड में करवाऊंगा एंट्रोपी। देखना तो एंथैल्पी क्या होगी, देखो क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन है तो सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की और सॉल्यूशन की इंटरेक्शन सबकी सेम होगी, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट सेम ही होगी, क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में जैसे इंटरेक्शन है, वैसे ही सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में भी है ना, बिकॉज द सॉल्यूशन इज आइडियल। आई बात समझ में, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या लिखा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को बराबर कर दिया। रीजन समझ में आया ना क्यों, बिकॉज द सॉल्यूशन इज आइडियल। अब मुझे सॉल्यूशन से किस पे जाना है, वेपर पे जाना है, सॉल्वेंट से भी किस पे जाना है, वेपर पे जाना है। तो ऊपर अपने पास क्या है, वेपर। वेपर की तो एंथैल्पी ज्यादा होगी ना, एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि वेपर्स तो फ्रीली मूव करते हैं इधर उधर, तो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं। तो ये जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच वो तो सेम हो गया, चाहे आप सॉल्यूशन को वेपोराइज करो, चाहे आप सॉल्वेंट को वेपोराइज करो, तो एंथैल्पी चेंज तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आ रही बात समझ में। तो डेल्टा एच तो आ गया सेम। तो अब बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा बताओ, एंट्रोपी चेंज पे। चले आगे। अब अगर मैं अब तुमसे फिर से पूछूं कि सॉलिड लिक्विड और गैस में, नहीं सॉलिड लिक्विड और गैस में यहाँ एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस की। तो ऊपर तो मैंने लिख दिया एंट्रोपी ऑफ गैस, वेपर्स, कुछ भी लिख दूंगा ना। अब सबसे कम एंट्रोपी किसकी होती है, सबसे कम एंट्रोपी अब सोलवेंट और सॉल्यूशन में से, ठीक है।
तो आप जानते हैं जो सॉल्यूशन की जो एंट्रोपी होती है वो ज़्यादा होगी, सॉल्वेंट की एंट्रोपी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि रैंडमनेस ज़्यादा। अब रैंडमनेस डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे भी। प्योर सॉल्वेंट में पार्टिकल कम है, जो जब तुम सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसमें तुमने सॉल्यूट ऐड करा ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, जिसकी वजह से रैंडमनेस बढ़ जाएगी। तो डेल्टा एस जो होगा, डेल्टा एस, अब उससे हम बता रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वगैरह कैसे कुछ क्या है। ठीक है, बहुत आसान ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये जब अगर आपको सॉल्यूशन से वेपर्स में जाना है तो आपका एंट्रोपी चेंज ये है, सॉल्वेंट से वेपर में जाना है तो एंट्रोपी चेंज ये है। तो अब देखो, अब डेल्टा एस किस केस में ज्यादा है? जब आपको सॉल्वेंट से वेपर में लेके जाना है तब एंट्रोपी चेंज ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। आ रही बात समझ में? एज डेल्टा एस फॉर solvent to solution is greater than delta S for solution to vapors। ठीक है, तो ये ऐसा कह रहा है कि जो डेल्टा एस है, जो डेल्टा एस है ना अपना, तो जो एंट्रोपी चेंज है या फिर जो डेल्टा एस है वो सॉल्यूशन के लिए ज्यादा होगा। ठीक है, सॉल्वेंट के लिए ज्यादा होगा और सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? कम। जो आपको ग्राफिकली दिख रहा है, प्योर सॉल्वेंट से वेपर्स में जाने में ज्यादा एंट्रोपी चेंज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट वेपर आएगा। तो अब क्या होगा? अब लिखा ही हुआ तुम्हारे लेफ्ट साइड, अगर डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। अब डेल्टा एस किस में ज्यादा है? सॉल्वेंट के केस में। आ रही बात समझ में? प्योर सॉल्वेंट से देखो ना, ऊपर गैस के ऊपर तो ज्यादा डेल्टा एस है, तो इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? कम। ठीक है, तो डेल्टा एस फोर ये वाली लाइन आपने लिख लिया, तो इसी वजह से हम ये भी लिख सकते हैं ना साफ साफ कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो क्या होगा? लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो अभी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट खत्म क्या, अभी तो मान के चलो सिर्फ बेसिक बातें समझा रहा हूँ, थ्योरी समझा रहा हूँ। ठीक है, कि मैंने दो मेथड से सिखा दिया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब इसके बाद सीधा थर्ड मेथड पे चलेंगे, ग्राफिकल मेथड, की ग्राफ से कैसे मैं समझूंगा कि हाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से वेपर प्रेशर घट रहा है, ग्राफिकली समझेंगे। ठीक है, फिर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम समझेंगे, देन हम फ्रीजिंग पॉइंट पे मूव करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो आप लोग ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।